आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस जाएंगे, काशी में आज वो रुकेंगे भी और फिर उसके बाद वो जब गोरखपुर जाएंगे तो मोहन भागवत जी से उनकी मुलाकात भी होगी। इस मुलाकात में क्या होगा, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए, मेरा अपना मानना है कि मैं पहले जो समीर जी ने कहा और हर्षवर्धन जी ने कहा, मैं उसको फिर से दोहरा देना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकृत प्रवक्ता वो नहीं है और न ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मन को या उसके विचार को रखने के लिए उनको अधिकृत किया गया है। कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं है, इसलिए जो भी समीर जी ने और हर्षवर्धन जी ने उनके लिए कहा है, ये सही कहा है कि उनकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, कहा जाता है कि लीडरशिप का मतलब ये होता है कि जब आप डांटते हैं तो आप पब्लिक में नहीं डांटते हैं, प्राइवेट में डांटते हैं, और प्रशंसा हमेशा जो है वो पब्लिक में होती है। इंद्रेश जी आकर के उनको इतनी ही आपत्ति थी, सब चीज़ आपत्ति था, तो कभी कभी वो तो हमेशा जाते रहते हैं, मंत्रियों के यहाँ जाते रहते हैं, चाय पे जाते हैं, खाने पे जाते हैं, सब जगह जाते रहते हैं, वो फीडबैक भी दे सकते थे। अब ऐसी स्थिति आई है कि मुझे लगता है कि अब हो गया। इसके बाद मोहन जी जब योगी आदित्यनाथ जी से मिलते हैं तो निश्चित तौर पर दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। वहाँ पर निश्चित तौर पर इसके बारे में बातचीत होगी कि संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या समन्वय नहीं हो पाया, कौन सी ऐसी कमजोरियां हुई। चर्चा तो बिल्कुल होगी, विचारधारा को लेकर के होगी, लोगों को साथ लेकर के चलने की होगी। और वाकई हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जिसे हम कहते हैं, उसने आज तक इतने वर्षों में काम क्या किया कि 1% भी वोट नहीं मिल रहा है मुसलमानों का, 1.5% भी वोट नहीं। वाइस चांसलर, मुस्लिम वाइस चांसलर बनवाने से लेकर के, मुस्लिम पदाधिकारियों को नौकरी लगवाने से लेकर के, ये सारे काम में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जुड़ा हुआ रहता है और हर साल जुड़ा हुआ रहता है। बड़े ताकत के साथ ये काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग इनके साथ आकर के लोग नहीं जुड़ते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि 532 का 32, एक पूरा गांव का गांव जहां पर 2000 की आबादी है, उसमें सारे घर मिलते हैं, नल मिलते हैं, जल मिलते हैं, इसके बावजूद वोट एक भी नहीं आता है। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। जहां तक संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का मामला है, मुझे लगता है हो गया। अब मोहन जी ने जो कहा था उसका हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से व्याख्या किया है। मैं मानता हूं कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के लिए वो संबोधन था, राष्ट्र के लिए वो संबोधन था। जो अपनी बुराई उसमें देख सकता था वो एक आईना था। आप और हम उसमें भी देख सकते थे। मैं स्वयंसेवक के नाते देख सकता हूं कि मुझ में कितना अहंकार आ गया है, कई बार हम में क्या क्या बुराइयां आ गई हैं। हर स्वयंसेवक के लिए वो आईने के तरफ था। अब मुझे लगता है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या उसके अन्य आनुषांगिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्य आनुषांगिक संगठन हो जो क्षेत्र में काम करते हैं, या जो उनके प्रचारक हैं जो क्षेत्रों में काम करते हैं, या जो उनके स्वयंसेवक हैं जो कई जगहों पर काम कर रहे हैं, उन सबके लिए एक आदर्श वाक्य था, आदर्श सूत्र था, जिसके परिप्रेक्ष्य में वो अपना आकलन कर सकते हैं और भविष्य में कैसे अपने आप को व्यवहार करना है और समाज जीवन में ले जाना है, वो एक प्रकार का उद्घोष था उनके। देखिए, अब उन क्षेत्रों में भी दौरा किया जा रहा है राहुल जी, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं। देखिए, बड़े नाम अब उन बड़े जगहों पर जा रहे हैं जहां पर आपने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना आपसे उम्मीद थी। बनारस भी उनमें से एक है। जो मार्जिन था जीत का वो ज्यादा नहीं था, विपक्ष ने इसे भी मुद्दा बनाया। 18 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, आज योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, 2 दिन का उनका प्रवास है। गोरखपुर में सरसंघचालक मोहन भागवत मौजूद ही हैं। सब मिलकर यही कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में जो खोई हुई जमीन है उसे वापस ले लिया जाए। देखिए, पहले तो ये होगा कि आखिर ये जमीन खोई क्यों है। तो सरसंघ चालक जी से अगर जो योगी जी मिल रहे हैं तो इस मामले पे बात होगी, उनका फीडबैक क्या है, हो सकता है आपस में बात हो इस मामले को लेकर। तो ये एक कारण हो सकता है कि और योगी जी अपनी तरफ से अगर मोहन भागवत जी ने कोई बात कही है, देखिए मोहन भागवत जी ने नाम नहीं लिया था जब उन्होंने कहा था कि अहंकार के कारण जब उन्होंने बात की थी तो उन्होंने किसी संगठन का नाम नहीं लिया था। इंद्रेश कुमार जी ने उसको आगे बढ़ाया है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वो सदस्य हैं आरएसएस के। अगर आरएसएस इससे सहमत नहीं है तो उसे बयान देके उसको खारिज कर देना चाहिए था। पहले भी आरएसएस ने किया कि अगर किसी व्यक्ति ने अनुचित बयान दिया तो आरएसएस ने कहा है कि जो है ये हमारी सोच नहीं है। अगर इंद्रेश जी जो कह रहे हैं वो
आरएसएस की सोच नहीं है, या जो मोहन भागवत जी ने जो कहा है, सरसंघ चालक जी ने, अगर वो उसको मीन नहीं करते हैं कि ये बीजेपी के लिए कहा गया, तो वो इसको खारिज करवा सकते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है। और जहाँ तक जो इंद्रेश जी का काम है, मैंने काफ़ी समय से उनका काम देखा है, और मुझे नहीं बाकियों को आते होंगे कि नहीं आते होंगे, मुझे लगातार जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम हैं उनके व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह सब कुछ आता है, तो मुझे लगता है कि लगातार काम किया गया। अब ये कि मुसलमानों ने या मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी के लिए वोट क्यों नहीं किया, अगर इतना काम किया है, तो जो है ये इससे भी कह सकते हैं कि भाई केरला में क्यों नहीं जीत पाए, इतने साल से काम कर रहे हैं, क्यों उससे तो ज़्यादा ही देर से काम कर रहे हैं, केरल में बहुत समय से काम कर रहे हैं, नहीं जीत पाए। एक समय लगता है किसी भी चीज़ को, एक समुदाय को मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ राहुल जी, जीतना और बात है, और जिस समाज के लिए आप काम कर रहे हैं उस समाज से वोट नहीं मिल पाना है, 1% भी वोट नहीं मिल पाना है, मैं अलग वो बात सही बात नहीं है। 8% वोट जो है 2019 में मिला था, इस बार कम हुआ। खैर एनीवे, उसमें हम नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर किसी बयान से या किसी बात से असहमति है आरएसएस की, तो वो इंद्रेश कुमार जी के बयान से अपने आप को हटा सकते हैं। अब ये बात जो राहुल जी कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, लेकिन पता नहीं, मैं राहुल जी तो सब जानते हैं, संघ थोड़ी ना ऐसे बयानों से अपनी सहमति असहमति करता है। बिल्कुल करता है, अलग अलग समय पर। 5 जन्य में एक आर्टिकल छपा था, उसको लेकर भी ये काम है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो काम है वो काम करता रहेगा, अगर वैसे वो बयानबाजी के चक्कर में पड़ेगा तब तो वो काम कर चुका, न उसको राजनीति करने के लिए थोड़ी नहीं करना। ये भाजपा पर हो तो भले वो करते रहे। 5 जन्य में एक बाकायदा एक आर्टिकल छपा था कुछ साल पहले, और आरएसएस ने बाकायदा ये कहा था कि इससे हम सहमत नहीं, ये हमारे विचार नहीं। नहीं, अच्छा, इसे हम ऐसे समझे, इनडायरेक्ट वे में मोहन भागवत की तरफ से जो कहा गया और इंद्रेश कुमार ने जो डायरेक्ट वे में कहा, बात तो कम से कम एक जैसी हो रही है ना, एक लाइन पर हो रही है। बस अंतर इतना है हर्षवर्धन जी की वो डायरेक्ट कह रहे हैं और वो नसीहत दे रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को। नहीं, दोनों में बड़ा फर्क है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, इंद्रेश कुमार जी का जो काम है, ऐसे तो कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में कह सकता है ना कि भाई सरकार अहंकारी है, और कोई भी सत्ता जब 10 साल तक कोई पार्टी कोई व्यक्ति रहता है तो अहंकार का एक स्तर तो उसमें आ ही जाता है। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर भी वो कह रहे होंगे, लेकिन इंद्रेश कुमार जी का कहना चूंकि संघ के एक पक्ष के तौर पर देखा जाता है, वहां हम ये बात कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति के तौर पर कहें तो न शायद हम उनकी चर्चा कर रहे होते, बहुत से लोग बहुत कुछ चौक चौराहे पर कह रहे होते। तो दोनों का फर्क समझना चाहिए। और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी ने कहा, या फिर ऑर्गेनाइजर में जो लेख लिखा गया, उसमें बहुत सलीके से बिंदुवार उसकी बात की गई है, जिसको हम सही मायने में समीक्षा कहते हैं, समालोचना कहते हैं। इंद्रेश जी का बयान कुछ उस तरह का बयान है जिससे सड़क चौक चौराहे पर राजनीति करने वाले लोग करते हैं। दोनों का बड़ा फर्क है। समीर जी, बिल्कुल, मेरा हर्षवर्धन की बात से मैं सहमत हूं कि भाई इंद्रेश कुमार जी का जो बयान है कोई संघ का अधिकृत बयान नहीं, और इंद्रेश जी के बयान से कोई संघ, मतलब इंद्रेश कुमार को इतने महत्व के व्यक्ति नहीं कि उनके बयान को संघ ये कहेगा कि नहीं, इंद्रेश जी का जो बयान है उससे हम नहीं करते। इंद्रेश जी के पास कोई बड़ा दायित्व नहीं है। अगर संघ को कोई बात कहनी होगी तो सुनील अंबाकर जी भी कह सकते हैं, जो प्रचार प्रमुख है इस समय। संघ के नंबर 2 भी दत्तात्रेय उज्ज्वल जी भी कह सकते हैं, संघ के सहसर कारवा भी कह सकते हैं। इंद्रेश कुमार जी ने कह दिया। इंद्रेश कुमार जी तो बोलते रहते हैं, इसके पहले भी उनके जो बयान आए थे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को लेकर, पिछली बार भी उन्होंने बयान दे दिया था जब चुनाव में 2019 में जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब 2014 जैसी नहीं है, पार्टी बदल गई है। तो इंद्रेश कुमार को संघ प्रमुख के बयान से जोड़ना मुझे लगता है ठीक नहीं है। संघ प्रमुख जी ने जो बयान दिया है उसके बाद इंद्रेश कुमार ने अपने व्यक्तिगत आधार पर यह बयान दिया गया है, लेकिन ये सही है, मुझे लग रहा है इस पर चर्चा होगी। आज योगी आदित्यनाथ कल संघ प्रमुख से मिलेंगे तो वो अपना जो उनका फीडबैक होगा उत्तर प्रदेश को लेकर होगा, वह फीडबैक संघ के सामने रखेंगे। मोहन भागवत जी के सामने उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र प्रचारक है वो अपनी बात रखेंगे, वहां के जो संगठन महामंत्री है वो अपनी बात रखेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं वो अपनी बात रखेंगे। तो सारे संगठन के लोग भी मिलने जाने वाले हैं कल, तमाम 8 संगठन के लोग भी संघ प्रमुख से मिलेंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे। तो सबका जो ओपिनियन आएगा बेसिकली कि हार का क्या कारण रहा है, वो समीक्षा होगी, उसके बाद विस्तृत चर्चा होगी, पार्टी के अंदर चर्चा होगी, संघ में चर्चा होगी। और मुझे लग रहा है कि पार्टी भी इसको बहुत गंभीरता से ले रही है। जनता की बात ना सुने जाना, जिस लेख का जिक्र हो रहा है, और अहंकार बोलना, ये अलग अलग कैसे है? देखिए, मैं एक चीज देखिए, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो कुछ भी कहा वो एक तरह से घोष वाक्य है, उसके बाद कुछ बात करने के लिए बच नहीं जाता है। स्वयंसेवकों ने भी जिसको आत्मसात करना था वो ले लिया है, जिनको जिनको सोचना था उन्होंने उसको स्वीकार भी कर लिया है। अब बाकी लोग भी आकर के कहना शुरू कर दें और बोलना बयानबाजी हो, मुझे लगता है ये अब स्वयंसेवकों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। जिसको हम कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक कहावत है
वॉशिंग डर्टी लिनन इन द पब्लिक। तो वो मुझे आप कह रहे हैं हाँ। ये सच है भाई। ऐसे तो हर स्वयंसेवक जो शाखा जा रहा है वो जो भी कहेगा वो संघ ही बोल रहा है। हाँ, नहीं, लेकिन ऐसा अगर होता इस नहीं तरह है। से बात होने लगेगी तब तो आप जिसको कहते हैं कि आप समीक्षा की बजाय समालोचना की बजाय आप उस भ्रम को और बड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस भ्रम को बड़ा करने से किसका लाभ होने वाला है? क्या सचमुच इससे कोई सुधार होगा या ये कोई नए तरह की चीज है कि हर आदमी कहेगा अच्छा हम भी उस वक्त बोले थे? दोनों का फर्क होता है ना। वरना आप जिम्मेदार पद पर हैं, बड़े व्यक्ति हैं, तो आप जहां बोलना है वहां जाकर बोलेंगे।